गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसे गुड कि आप इवनिंग लोग सर। जानते हैं, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हमारे पास जो एक मेजर पोर्शन जो आपका है लीनियर अलजेब्रा और वेक्टर स्पेस का, वो आपका फिनिश हो चुका है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बाइलिनियर फॉर्म, जिसमें ओवरऑल हम अगर देखते हैं तो 2 से 3 लेक्चर तक हमारे इसमें बाइलिनियर फॉर्म में लगेंगे, जिसमें हम कैनोनिकल फॉर्म भी डिस्कस करेंगे और साथ में सिग्नेचर कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव इंडेफिनेट कैसे निकाला जाता है। तो लेकिन अभी आज जो हमारा जो लेक्चर जो है वो केवल आपका बाइलिनियर फॉर्म पर है, क्योंकि बाइलिनियर फॉर्म के भी कई फॉर्मेट हमारे पास होते हैं। ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अभी हम जो भी डिस्कस कर रहे करेंगे, वो हमारे पास जो टॉपिक होगा वो इस वाले पोर्शन में हम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, जिसमें आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और इस वाले पोर्शन में आपका यहाँ तक आपका फिनिश हो चुका है। बस यहाँ पर हमारा बच्चा है कैनोनिकल फॉर्म, डायगोनल ट्रायंगुलाइजेशन फॉर्म और जॉर्डन फॉर्म्स। ठीक है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लीनियर अलजेब्रा का जो अपना सिलेबस, तो पहले समझते हैं कि बाइलिनियर फॉर्म हम किसे कहते हैं, क्या होती है बाइलिनियर फॉर्म, तो किस प्रकार से इसको हम डिफाइन करते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे कि हमने लीनियर फंक्शनल के बारे में आपको बताया था, तो लीनियर फंक्शनल का ये एक एक्सटेंशन फॉर्म एक्चुअली है। ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि अगर बी ऑफ एफ, अगर मेरे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, और एफ मेरे पास एक मैपिंग है, स्मॉल एफ मेरे पास एक मैपिंग है, तो बी क्रॉस बी से एफ की तरफ जाती है, इज सेड टू बी द बाइलिनियर फॉर्म और बाइलिनियर फंक्शनल। जैसे कि हमने पहले बताया था कि लीनियर फंक्शनल की बात हो रही थी, बाइलिनियर फंक्शनल में क्या डिफाइंड होगा। तो यदि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर अगर फुलफिल हमें कर देते हैं, यानी कि एफ ऑफ ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 बीटा इक्वल टू ए एफ ऑफ अल्फा 1 बीटा और बी एफ ऑफ अल्फा 2 बीटा, इसी का अगर रिवर्स ऑर्डर, यानी कि अगर हम यहाँ पर अगर अल्फा को पहले लें और हम यहाँ पर बीटा 1 बीटा 2 बाद में अगर लें, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2, अगर हम इसको ऐसे लिखने में कामयाब हो जाते हैं कि अगर ए एफ ऑफ अल्फा बीटा 1 और बी एफ ऑफ अल्फा बीटा 2, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर हमसे ये बोला जाता है कि बताओ कि ये जो हमारे पास मैपिंग दी हुई है ये बाइलिनियर फंक्शनल है कि नहीं है, तो हम ऐसी कंडीशन में इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अगर इन केस अगर वहां पर हमें वेक्टर स्पेस का डायमेंशन गिवन नहीं दिया हो, जैसे कि मान लो अगर हमें वेक्टर स्पेस का डायमेंशन अगर मान लो हमें यहाँ पर आर स्क्वायर दे दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम उसका कोई भी स्टैंडर्ड बेसिस ले लेंगे, जैसे कि हम जानते हैं 10 या 01, उसके बेसिस पे हम फिर उसको हम डिफाइन कर देंगे। ओके। तो अब यहाँ पर जो भी अल्फा बीटा अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं बी के हैं, ऑब्वियसली जो हमारे पास स्केलर दिखाई दे रहे हैं वो फील्ड के एलिमेंट कहलाएंगे। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि हमारे पास एफ फील्ड ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो बाइलिनियर फॉर्म हमारे पास कहलाएगी वो सेसिव लीनियर फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है यहाँ पर, ये सेसिव लीनियर फॉर्म हमारे पास ये कहलाती है। कब? जब हमारे पास फील्ड कैसी होगी, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दे रखी हो। ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है बाइलिनियर फॉर्म की? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि एडिशन ऑफ बाइलिनियर फॉर्म किस प्रकार से करते हैं, तो किस बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास दो बाइलिनियर फॉर्म में दे रखी है एफ और जी, एफ प्लस जी जो होगा उसका एडिशन कहलाएगा एफ प्लस जी पे। बस कुछ नहीं है, जहां जहां हमारे पास अगर एफ आया हुआ है वहां वहां हमें रख देना एफ प्लस जी। अगर एफ प्लस जी अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल कर देता है तो हम उसे बोलेंगे कि वो एडिशन ऑफ बाइलिनियर फॉर्म होगी, यानी कि एफ प्लस जी ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा प्लस जी ऑफ बीटा। इसी प्रकार अगर स्केलर मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन से केवल मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी हमें बाइलिनियर फॉर्म दे रखी है, यानी कि जो भी हमें मैपिंग दी है, उसमें अगर हम स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें और वो अगर ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर देता है कि सी ऑफ एफ अल्फा इक्वल टू सी ऑफ एफ अल्फा कॉमा बीटा, तो ऐसी कंडीशन में वो जो बाइलिनियर फॉर्म होती है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाइलिनियर फॉर्म कहलाती है। सिंपल डेफिनेशन से ये। ठीक है। वेक्टर स्पेस ऑफ बाइलिनियर फॉर्म, अगर आपको याद होगा मैंने वहां पर एक डेफिनेशन बताई थी एल बी बी की, एक ऐसी डेफिनेशन बताई थी ना मैंने, एल पी पी एफ। क्या मीनिंग होता था इसका? सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल
ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। ध्यान रखिए, अगर कहीं पे भी अगर ये नोटेशन अगर आ जाता है तो वो पूरा का पूरा सेट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? पूरे के पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी मेरे पास जो हेडिंग लिखी है क्या लिखी है? वेक्टर स्पेस ऑफ बाइलिनियर फॉर्म। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एल बी बी एफ बी द सेट ऑफ ऑल बाइलिनियर फॉर्म्स defined on a finite dimensional vector space B of F, then the LBBF is a vector space with respect to the addition and scalar multiplication of bilinear form, and this vector space LBBF is called a vector space of all bilinear forms over BF। चलिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ कि मान लो कि मेरे पास अगर कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो कि मेरे पास एक मैपिंग दी है एफ जो कि P क्रॉस B से F की तरफ दे रखी है, और मुझसे बोला जाता है कि बताओ कि मेरे पास डायमेंशन ऑफ BB क्या होगी, तो क्या जवाब दोगे? अगर बोलूं मैं यहाँ पर B और B का जो मेरे पास जो डायमेंशन है वो n है, क्या है? B और B का डायमेंशन n है, तो बताओ डायमेंशन ऑफ BB मेरे पास क्या होगी? क्या आंसर होना चाहिए? डायमेंशन अगर हम निकालना चाहते हैं BB N square. n स्क्वायर। वेरी गुड, एन स्क्वायर। क्यों मैंने यहाँ पर एन स्क्वायर आपने यहाँ पर जवाब दिया? रीजन क्या है इसका बता सकते हैं आप? सर एक प्रॉपर्टी बताई थी आपने कि अगर क्रॉस है तो उनका जो वो है डायमेंशन उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट। तो वहां पर हमने बताया था कि अगर बी का डायमेंशन अगर हमारे पास एम है, तो यू का डायमेंशन अगर मेरे पास एम है और बी का डायमेंशन एम है, तो वहां पर हम बताया था कि हमें एम इंटू एन होता है। तो Yes, चूंकि यहाँ पर दोनों की डायमेंशन इस समय समान है, तो ऐसी कंडीशन में डायमेंशन ऑफ बी बी जो हमारे पास होगी वो एन स्क्वायर के बराबर। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइलिनियर फॉर्म क्या होता है? अभी हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ के आ चुके हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इसको फॉर्म में किस प्रकार से लिखा जाता है वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। मान लो कि हमारे पास कोई भी एक बी एफ हमारे पास एक बाइलिनियर फॉर्म है जो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बी ऑफ एफ पर डिफाइंड है। इसमें बी जो है उसका एक ऑर्डर्ड बेसिस है जो कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बी की जो डायमेंशन हमारे पास दी है वो एन। अल्फा बीटा अगर बी के अंदर है तो मेरे उसके कॉरस्पॉन्डिंग में कैपिटल एक्स बोले तो यानी कि यही अल्फा बीटा की बात की जा रही है, मतलब कि इसी को यहाँ पर अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैपिटल एक्स x1 x2 xn और कैपिटल y1 y2 yn बिलोंग्स टू f। इस प्रकार से होगा y बिलोंग्स टू f नहीं, दिस इज अ b बिलोंग्स टू f b। इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर हमारे पास x का जो अल्फा कोऑर्डिनेट हमारे पास जो होगा वो x1 अल्फा 1 x2 अल्फा 2 xn अल्फा 1 होगा। इसी प्रकार जो बीटा मेरे पास जो होगा वो मेरे पास लिखाएगा दिस इज अ y1 अल्फा 1 y2 अल्फा 2 yn अल्फा 1। इसको भी हम यहाँ पर समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये समेशन हमारे पास लिखाएगा j इक्वल टू 1 से n y j अल्फा j। ठीक है, अब हम करने वाले क्या है, क्योंकि हमें निकालना है बाइलिनियर फॉर्म, यानी कि हम निकालना चाहते हैं f ऑफ अल्फा बीटा। क्या निकालना चाहते हैं? f ऑफ अल्फा बीटा निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन अल्फा और बीटा को हम यहाँ पर f ऑफ अल्फा और बीटा की जगह यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा बी का मतलब यहाँ पर क्या x1 x2 xn है और बीटा बी का मतलब यहाँ पर y1 y2 yn है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर अगर f सब्जेक्ट b क्रॉस b टू f निकालना चाहते हैं तो वो हमारे पास होगा f ऑफ अल्फा बीटा f ऑफ समेशन xi अल्फा i समेशन j इक्वल टू n बाय j अल्फा j। अब अगर मैं दोनों का अगर मैं यहाँ पर इसको कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसको समेशन फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, समेशन i इक्वल टू 1 से n j इक्वल टू 1 से n xi बाय j अल्फा i अल्फा j। अब यहाँ पर जो मेरे पास अल्फा i अल्फा j जो है एक्चुअली ये हमारे पास एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पर कह देते हैं ए आई जे। क्या कहते हैं? ए आई जे। और इस ए आई जे को अगर मैं इक्वेशन के अंदर रखूं तो मेरे पास मिलेगा समेशन i इक्वल टू 1 से n j इक्वल टू 1 से n xi बाय j ए आई जे। क्या मिलेगा हमें? इस तरह से वैल्यू ये यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो है x1 x2 xn और यहाँ पर हमारे पास बीच में मैट्रिक्स लिखा जाएगी और साइड में y1 y2 yn होगा। तो आप मुझे बताओ कि ये जो मेरे पास x है इसका ऑर्डर कितना है, इस x का ऑर्डर कितना है और इस y का ऑर्डर कितना, x का ऑर्डर कितना है? 1 by n. 1 बाय n।
और y का ऑर्डर कितना है, n/1 n/1। 1 ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास a जो होगा वो a i j n इंटू n होगा, और यहाँ पर अल्फा b डैश a बीटा b होगा, जो कि हमारे पास एक्चुअल में हमारी वो रिक्वायर्ड बाइलिनियर फॉर्म का मैट्रिक्स होगा जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइलिनियर फॉर्म समझ में आ गया। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में हमसे पूछ ले जाता है कि बताओ कि मेरे पास जो बाइलिनियर फॉर्म में जो मैट्रिक्स मिली है उसकी रैंक कितनी है। तो घबराना मत, पहले आपको जो मैट्रिक्स निकालनी है मैट्रिक्स निकाल लो, मैट्रिक्स निकालने के बाद उसकी रैंक निकाल दो, वो जो रैंक होगी मैट्रिक्स ए की वो आपकी बाइलिनियर फॉर्म की रैंक के बराबर कहलाएगी। अब Yes, sir. कितने प्रकार के बाइलिनियर फॉर्म हमारे पास होते हैं, बेसिकली बाइलिनियर फॉर्म जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 डीजनरेटेड बाइलिनियर फॉर्म, या सिंपली कॉल्ड द डीजनरेट बाइलिनियर फॉर्म। अब डीजनरेट बाइलिनियर फॉर्म क्या होते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमारे पास एफ ऑफ अल्फा बीटा को हम यहाँ पर एक प्रकार से हम यहाँ पर बाइलिनियर फॉर्म कह रहे हैं। तो यदि इस एफ ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू अगर हमारे पास 0 होती है तो ऐसी कंडीशन में वो डीजनरेट बाइलिनियर फॉर्म कहलाते हैं, और यदि इस अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास अगर नॉट इक्वल टू 0 होती है तो हमारे कहलाते हैं नॉन डीजनरेट बाइलिनियर फॉर्म। सिंपल सा डेफिनेशन है यहाँ पर। ठीक है, a bilinear form f on a vector space V of f is called degenerate if for alpha is not equal to 0 there exists beta belongs to b such that f of alpha beta equal to 0, या beta is not equal to 0 then there exists alpha belongs to b such that f of alpha beta equal to 0। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोनों ही कंडीशन में एफ ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास 0 है। एक बार मैंने बोला है कि अल्फा नॉट इक्वल टू 0, बीटा के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला है। दूसरी बार मैंने बोला है कि बीटा नॉट इक्वल टू 0, जबकि अल्फा के बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इसको रैंक के बेसिस पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि डीजनरेट बाइलिनियर फॉर्म क्या होगी। अगर बाइलिनियर फॉर्म की जो रैंक है अगर वो लेस देन आती है डायमेंशन ऑफ बी की, तो ऐसी कंडीशन में वो डीजनरेट बाइलिनियर फॉर्म कहलाती है। इसी के अपोजिट अगर बाइलिनियर फॉर्म की रैंक जो होती है ग्रेटर देन आती है डायमेंशन ऑफ बी की, तो हमारे पास नॉन डीजनरेट बाइलिनियर फॉर्म कहलाएगी। आगे बात समझ में डेफिनेशन में। सर इसमें जैसे आपने लिखा अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 0, हम्म, तो ये कंडीशन मतलब हमेशा होनी चाहिए कि एक जो वेक्टर है वो नॉन जीरो और बीटा 0 हो नॉन जीरो हो, दोनों केसेस दोनों केस वहां पे आ सकते हैं उस चीज में। हमें इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम डीजनरेट की अगर बात कर रहे हैं तो डीजनरेट का मतलब हमारे पास ये है कि कोई एक वेक्टर मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन अगर मैं उसका बाइनरी फॉर्म की वैल्यू निकालूं तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मान लो अगर हमें इतना अगर हमें नहीं निकालना है तो सीधे सीधे हम अपनी मैट्रिक्स की निकाल लें, बाइनरी फॉर्म की मैट्रिक्स निकाल लें, उसकी रैंक निकाल लें। अगर वो डायमेंशन ऑफ 20 से कम आती है तो वो हमारे पास आपका डीजनरेट कहलाएगा। तो ये वाला केस जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज के। ओके, यस। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। सिंपल है, आपने जो भी बाइलिनियर फॉर्म निकाली हुई है उसकी जो मैट्रिक्स अगर हम निकाल रहे हैं अगर वो हमारे पास सिमेट्रिक है तो वो आपका सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है। अगर आपका मैट्रिक्स ए जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म कहलाएगा। सिंपल सा डेफिनेशन है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरी भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि अगर एफ ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू अगर बीटा अल्फा के बराबर आती है तो सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है, और अगर हमारे पास एफ ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू अगर माइनस बीटा अल्फा के बराबर आती है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है। और दूसरी भाषा में मैट्रिक्स से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं मैट्रिक्स के बेसिस पे भी। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म समझ में आ गई। बात करते हैं क्वाड्रेटिक बाइलिनियर फॉर्म। क्वाड्रेटिक बाइलिनियर फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक बाइलिनियर फॉर्म में हमारे पास क्या होता है कि अभी हम बात कर रहे थे बी क्रॉस बी, है ना, बी क्रॉस बी के बारे में बात करें, लेकिन जब क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे तो बी क्रॉस बी नहीं होगा, वहां पे केवल बी होगा। और वो जो मैपिंग होगी हमारे पास एफ जो हमारे पास क्यू के बराबर रहेगी, तो क्यू सच दैट बी टू एफ इज सेट टू द करस्पॉन्डिंग टू एफ सच दैट क्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी। जबकि वहां पे क्या लिख रहे थे हम, एफ ऑफ अल्फा बीटा। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है क्वाड्रेटिक बाइलिनियर फॉर्म के अंदर। अब कुछ हमारे पास थ्योरम होती है बाइलिनियर फॉर्म के ऊपर। तो पहले बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है कि अगर एफ और जी मेरे पास अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दिए हुए हैं बाइलिनियर फॉर्म के, तो ऐसी कंडीशन में तो हमारे पास सम होता है एफ प्लस जी, वो भी हमारे पास एक बाइलिनियर फॉर्म ही कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो जो अभी हमने सी एफ निकाला था
तो CF भी यहाँ पर एक बाइलिनियर फॉर्म कहलाएगा। नंबर 3, अगर हमारे पास अगर F एक बाइलिनियर फॉर्म दी हुई है और हमारे पास वो सिमेट्रिक दी हुई है मैट्रिक्स के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो भी यहाँ पर बाइलिनियर फॉर्म की कैटेगरी में आएगी। A bilinear form F on a finite dimensional vector space B of F is symmetric if and only if A of F with respect to an ordered basis of B is symmetric. ठीक है। So fourth property, every bilinear form on a vector space B of F can be expressed uniquely as a sum of a symmetric bilinear form. इसका मीनिंग थोड़ा समझ लें, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ लेता है। यहाँ पर हमसे क्या बोला है कि every bilinear form of a vector space can be expressed यूनिकली एज सम ऑफ द सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म। सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म होगी उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। एक हमारे पास होगा सिमेट्रिक फॉर्म और दूसरा होगा स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म। कैसे, वो हमारे पास है, मान लो अगर हमने लिख दिया एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ अल्फा बीटा प्लस एफ ऑफ बीटा अल्फा प्लस 1/2 एफ ऑफ अल्फा बीटा माइनस एफ ऑफ बीटा अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये मेरे पास g के बराबर और ये मेरे पास h के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास g और h यानी कि जो g वाला पोर्शन जो होगा ये मेरे पास कहलाएगा सिमेट्रिक। क्या कहलाएगा, ये सिमेट्रिक कहलाएगा। और ये h ऑफ अल्फा बीटा जो होगा वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। आप आराम से इसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, आप आराम से प्रूव कर सकते हैं कि g ऑफ अल्फा बीटा जो है वो बराबर है जी ऑफ बीटा अल्फा के, और एच ऑफ अल्फा बीटा जो है वो बराबर है माइनस ऑफ एच बीटा अल्फा के। समझ में आ गए थ्योरम ये। ठीक है, थ्योरम नंबर 5, इफ V of F is a finite dimensional vector space then a bilinear form F on B is skew symmetric if and only if A with respect to any each ordered basis is skew symmetric। मतलब सेम, अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म के अंदर आ रही है, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एफ ऑफ अल्फा बीटा जो है माइनस ऑफ एफ ऑफ बीटा अल्फा के है, तो जो ऑर्डर्ड बेसिस पे हमने जो मैट्रिक्स डिफाइन की हुई है वो भी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक ही होगी। A is be any matrix of order n into n over the field F, then the mapping F such that Fn cross Fn यानी कि वही Bn of F cross Bn of F टेंस टू F, जिसमें F ऑफ एक्स वाई जो है x ट्रांसपोज ए वाई के बराबर है। यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना F ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू x1 x2 xn, देन उसका मैट्रिक्स लिखी थी बीच में हमने, उसका y1 y2 y3 लिखे, तो उसी को हमने यहाँ पर x ट्रांसपोज ए वाई की फॉर्म में लिख दिया है। यानी कि जब भी अगर हम बाइलिनियर की फॉर्म की बात करेंगे तो हमेशा इस फॉर्म का हमें ध्यान रखना है कि भाई ये है ये। लेकिन जब हम जैसे हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म की बात करेंगे तो उस कंडीशन में ये हमारे पास बन जाएगा दिस इज x ट्रांसपोज ए एक्स। बात समझ में आ गई बेटा। मैं कुछ क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कि कैसे हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म निकाली जाती है। ठीक है, अगर f मेरे पास कोई बाइलिनियर फॉर्म दी हुई है वेक्टर स्पेस V2 ऑफ R पे डिफाइन करके दिया हुआ है कि f ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास अगर इस प्रकार से है, देन फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस b। यहाँ पर b की वैल्यू दी है 1 1 और 1 2। अब यहाँ पर मेरा कहना है ये कई बार क्या होता है, हमें ये बेसिस हमें दिया नहीं होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी से आप कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से ले सकते हैं, तो वो हमेशा हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं। दिस इज अ 1 0 और 0 1, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग यानी कि अभी तो हमें बेसिस दिया हुआ है 1 1 और 1 2 के कोरस्पॉन्डिंग में हमें अपने बाइलिनियर फॉर्म की मैट्रिक्स निकालनी। देखिए अब बाइलिनियर फॉर्म की मैट्रिक्स निकालनी तो सबसे पहले आप ये देख लो क्वेश्चन के अंदर कि मेरे पास कितने एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अल्फा के अंदर कितने एलिमेंट है, 2, दिख रहा है। अल्फा के अंदर कितने एलिमेंट है, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एलिमेंट लिखाएगा वो x ट्रांसपोज लिखाएगा, और बीच में जो है मेरे पास मैट्रिक्स A है और साइड में हमारे पास है y। हम ये चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, दिस इज A11, दिस इज A12, दिस इज A21 और यहाँ पर चाहते हैं A22। यहाँ पर इनकी हमें पोजीशन चाहिए। तो अब A11 का मतलब क्या वो समझ लीजिए। अगर हम कहीं पर A11 बोल रहे हैं तो A11 का मतलब होता है f ऑफ अल्फा 1 कॉमा अल्फा 1। अगर हम कहीं पे बोल रहे हैं कि भाई हमें A12 निकालना, तो A12 का मतलब क्या होगा, दिस इज द f ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2। अगर मुझे कहीं पर A21 निकालना है तो इसका मीनिंग क्या होगा, दिस इज द f ऑफ अल्फा 2 अल्फा 1। अगर मुझे कहीं पर अगर A22 निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द f ऑफ अल्फा 2 अल्फा 2।
आया बात समझ में? अब 1 बाय 1 इसको हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास अल्फा 1 दिया 1 1, अल्फा 2 दिया 1 2। तो अगर मुझे अगर A11 निकालना तो क्या लिखूंगा, दिस इज एफ ऑफ अल्फा 1 अल्फा 1। अल्फा 1 की वैल्यू कितनी 1 1 1 1। अब मैं इस मैपिंग के अकॉर्डिंग रखते आऊंगा तो यहाँ पर मेरे ये कहलाएगा x1 y1, सॉरी मतलब x1 x2 y1 y2। तो अब यहाँ पर रख दो 3 इंटू x1 इंटू y1 माइनस 2 x1 इंटू y2 प्लस 4 x2 इंटू y1 माइनस x2 इंटू y2। अगर मैं इन सबको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 3 प्लस 4 हो गया 7, 7 में से अगर 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे A12 निकालूंगा बोलूँ तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 F11 F12, यानी कि हमारे पास ये हो गया x1 x2, ये हो गया y1 y2। तो 3x1 इंटू y1 माइनस 2x1 इंटू y2 4x2 इंटू y1 माइनस x2 इंटू y2 इक्वल टू 1। अब आप मुझे बताओ कि A21 और A22 की वैल्यू क्या आ रही है? A21 और A22 की वैल्यू क्या आ रही है? निकालिए फटाफट। सारे एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं तो अब हम इसको सिंपल मैट्रिक्स के अंदर रख देंगे, यानी कि F। इसको रीड कैसे करते हैं, आप कैसे रीड करेंगे इसको याद पता है? लेकिन तरीका यही होगा, करने का तरीका हमारे पास यही होगा। अब कुछ हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर f मेरे पास अगर बाइलिनियर फॉर्म दी हुई है वेक्टर स्पेस के ऊपर, जिसमें V2 ऑफ R अगर मैं डिफाइन करके लिखा हुआ है, जिसमें f ऑफ x1 x2 y1 y2 की है, तो 2x1 y1 माइनस 3x1 y2 प्लस x2 y2 के कोरस्पॉन्डिंग में जो हमें बेसिस दिया है 1 0 1 1। तो बताओ कि वो मैट्रिक्स मेरे पास क्या निकल के आने वाली है? निकालिए फटाफट, कौन सा आंसर होना चाहिए? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, अगर f अगर बाइलिनियर फॉर्म दिया है वेक्टर स्पेस V2 ऑफ R पर, और अगर हमारे पास f ऑफ x1 x1 x2 y1 y2 x इक्वल टू x1 y1 x2 y2 दिया है, तो बताओ 1 माइनस 1 और 1 1 पर हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म क्या की मैट्रिक्स क्या होगी? 0 आता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर x इक्वल टू x1 x2 x3 y इक्वल टू y1 y2 y3 है, तो हमारे पास अगर ये इस प्रकार से अगर मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास परफेक्टली सही होगा? तो हम सीधे सीधे देख सकते हैं यहाँ पर x11 है, यानी कि हमारे पास 1 तो आएगा ही आएगा सब में, तो सब में 1 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पहला हो गया। और उसके बाद x1 y2 है, यानी कि हमारे पास 12th की पोजीशन है, तो 12th की पोजीशन पे प्लस 2 है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो ये भी सही है। फिर x1 y3 की पोजीशन है, यहाँ भी 5 5 आ रहा है, यानी कि पहला, यानी कि हमारे पास पहले दो में से ऑप्शन होगा ए ऑप्शन से। ए ऑप्शन। ठीक है, हाँ तो ये वाला आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है ओके। अब नेक्स्ट मेरे पास है, अगर B मेरे पास एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन 3 दी हुई है ओवर अ फील्ड F, एंड डायमेंशन ऑफ BB इज वेयर BB डिनोटेड द सेट ऑफ ऑल बाइलिनियर फॉर्म ऑन B। क्या आंसर होना चाहिए इसका? सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि डायमेंशन ऑफ BB जो होगी मेरे पास n स्क्वायर के बराबर होगी, और मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 होगा। ओके नेक्स्ट, द मैपिंग विच इज डिफाइंड फॉर द वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा इन R स्क्वायर एज फॉलोज, f ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू x1 माइनस y1 होल स्क्वायर माइनस x2 y2 इज। क्या ये बाइलिनियर है, क्या ये बाइलिनियर नहीं है, या डीजनरेटेड बाइलिनियर फॉर्म है, क्या इनमें से कोई भी नहीं? इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा ना। हाँ देखिए, आप सिंपल सा तरीका ये है कि अगर मैं इस चीज को ऊपर ओपन करता हूँ, कितना आएगा, दिस इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और माइनस 2x1 y1, सही है, और माइनस x2 y2। अब देखो x1 स्क्वायर तो कभी हो ही नहीं सकता मेरे पास, क्योंकि अगर मेरे पास अगर x1 x2 और y1 y2 दिया हुआ है, सही है, यस सर। x1 स्क्वायर भी नहीं आ सकता, y1 स्क्वायर भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास बी होगा। पॉइंट क्लियर? क्योंकि अभी ये हमारे पास ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, अभी हमारा क्वाड्रेटिक बाइलिनियर फॉर्म नहीं। अगर क्वाड्रेटिक बाइलिनियर फॉर्म हो तो फिर वो पॉसिबिलिटी बनेगी कि वहां पर x1 स्क्वायर या y1 स्क्वायर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन। अगर v इक्वल टू मेरे पास P3 ऑफ x r दिया हुआ है विद द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल अप टू द डिग्री 3, देन द मैपिंग f सच दैट b क्रॉस b टू r डिफाइंड बाय दिस मच इज। क्या है ये? बाइलिनियर फॉर्म है, नॉन लीनियर बाइलिनियर फॉर्म है, नॉन जनरेटेड बाइलिनियर फॉर्म है, नन ऑफ दिस। इससे आप बोलोगे कि ये बाइलिनियर, किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करोगे ये हमारे पास, ये बाइलिनियर फॉर्म है कि नहीं है?
इस तरह से अपनी ये- प्रॉपर्टी बताए। अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी यहाँ पर अल्फा एक्स और बी एक्स दिया, उसने क्या बोला है, P3 ऑफ एक्स दिखा हुआ है। P3 ऑफ एक्स यहाँ पे कोई भी एक पॉलिनोमियल ट्राई करके देख लें और जो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर देगा तो हम बोलेंगे कि वो बाइलिनियर फॉर्म है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये जनरेट है एक्चुअली, ये उतना बड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। डी क्रॉस डी बी दिया, यानी कि एफ ऑफ अल्फा बीटा दिया हुआ, साफ साफ दिखाई दे रहा है हमारे पास। और इंटीग्रल में सारी प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होती है, किसी भी प्रकार का आकार यहाँ पर इंटीग्रल कर दिया जाए तो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे इंटीग्रल करना है 0 to 1, सुनना ध्यान से आप मेरी बात, एफ ऑफ ए अल्फा 1 बी अल्फा 2 बीटा की, ठीक है। तो क्या मैं वो बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास जो इंटीग्रल होगा वो मेरे पास इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? करेगा क्या मेरे पास, बताओ। ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी कि नहीं होगी, है ना। तो इसलिए अगर हम इतना सिंप्लीफाई भी नहीं करना चाहते तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म होगा। ठीक, हमें इसको पूरा सिंप्लीफाई करने को, क्योंकि हमें पता है ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है इंटीग्रल के अंदर, हम ये पूरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए अपना इतना ही है। कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो बता दीजिए।